अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन चैनल में हम लोग आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। राज़ मोहब्बत, तमीम, किस नंबर 4, सीक्रेट एजेंट पीस और रूड हीरोइन, कज़न, जॉइंट फैमिली सिस्टम, स्ट्रॉन्ग हीरोइन, बहुत अच्छी स्टोरी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं जी नावल की तरफ। रात के खाने पर सभी लोग जमा थे, तभी बरीरा भी आकर बैठ गई। सब लोग उसे देखने लगे, मगर सामने परवाह ही किसे थी। वो खामोशी से खाना खाने लगी। हलीमा बड़बड़ाई, बड़ी ही कोई ढीठ लड़की है। इब्राहिम खान इस बेपरवाह लड़की को देखने लगे, जो ढीली ढाली शर्ट के साथ ट्राउजर में मलबूस थी। इब्राहिम खान ने गुस्से से कहा, लड़की, अपनी ड्रेसिंग चेंज करो, ये इज्जतदार घराना है, यहाँ तुम्हारे तौर तरीके नहीं चलते। आइंदा हमारे सामने ऐसे बेहुदा कपड़े पहनकर ना आना। जोयला और शर्मीन की तंज भरी मुस्कुराहट बरीरा से छुपी न रह सकी थी। वो इस पर हंस रही थी, यानी इसका मजाक उड़ा रही थी। बरीरा खाने को छोड़कर पूरी तरह से इब्राहिम खान की तरफ मतवज्जो हो गई। बाकी सब भी खामोशी के साथ बरीरा और इब्राहिम खान को देख रहे थे। बरीरा ने अपनी दोनों कोहनियां टेबल पर टिकाई और इब्राहिम खान को देखते हुए इंतहाई इत्मीनान से कहा, ऐसा क्या ऐब नजर आ गया आपको मेरी ड्रेसिंग में कि जिसे देखकर आपको गुस्सा आ गया? मुझसे जबान चला रही हो लड़की? नहीं, जबान तो नहीं चला रही, बस अपना कसूर पूछ रही हूँ। उसने अपनी आंखें पटपटाई। क्या कमाल की मासूमियत थी। बताइए, कहाँ से मेरे जिस्म का हिस्सा नुमाया हो रहा है, जिसे देखकर आपको गुस्सा आ रहा है? वो अपनी ढीली ढाली शर्ट और ट्राउजर को देखते हुए बोली, मुझ पर और मेरी ड्रेसिंग पर तवज्जो देने की बजाय आप जरा अपने गैरतमंद खानदान की इज्जतदार लड़कियों की ड्रेसिंग पर एक नजर डाल लीजिएगा। ऐसा लगता है कि कपड़े पहनने के बाद ही सिए गए हों। बरीरा ने जोइला और खासकर शर्मीन की ड्रेसिंग को निशाना बनाया था, जो फिटेड जीन्स और शर्ट में मलबूस थी। दुपट्टे नाम की कोई चीज ही ना थी और जिस्म के कई हिस्से नुमाया हो रहे थे। बरीरा असद खान इन सबको आग लगाकर अब सुकून से खाना खा रही थी। कमाल बेनियाजी थी, जैसे कि इसके आसपास कोई मौजूद ही नहीं है। सब ही इसके जवाब पर लाजवाब लाजवाब हो गए थे और बिला वजह ही अपनी निगाहें इधर उधर दौड़ाने लगे। तभी जाविया गुस्से से कहा, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है कि तुम किस तरह से दादा जान से बात कर रही हो? बरीरा को इसका हर जगह बिला वजह बोलना और खासकर अपने निजी मामले में बोलना सख्त नागवार गुजरता था। वो भी दांत पीसते हुए बोली, मुझे दूसरों के मामलात में बोलने वाले अफराद सख्त नापसंद है। ये मेरा और इब्राहिम खान का मामला है, दूर रहे इससे। ये सुनकर बीजन गुस्से से बोले, ए है लड़की, शर्म नाम की कोई चीज है कि नहीं तुम में? अपने दादा को इस तरह नाम से पुकारते हैं क्या? बरीरा टेबल पर कोहनियां टिकाए मजे से बोली, दादा? कौन सा दादा? और कैसा दादा? और कैसा रिश्ता? जब ये खुद ही मुझे अपने बेटे की औलाद नहीं समझते, तो फिर मैं कहाँ से इनकी पोती हो गई? और कहाँ से ही मेरे दादा हो गए? बकौल आप लोगों के, मैं न जाने किस बेगैरत और घटिया शख्स का खून हूँ। बरीरा नफरत से असद खान को देखते हुए एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोली थी। सबके मुंह खुल गए थे। ऐसी दीदा दलेरी। असद खान गुस्से से उठ गए। बस, बहुत हुआ, एक और लफ्ज नहीं। बरीरा असद खान मासूम बनते हुए दिल जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ बोली, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? मैंने आपको तो कुछ भी नहीं कहा। मैं तो उस घटिया शख्स को कह रही हूँ जिसने मेरी माँ के साथ अपना मुंह काला किया था, जिसकी वजह से मैं मौजूद में आ गई। आप सब लोगों ने देखा था ना मेरी माँ को उस शख्स के साथ मुंह काला करते हुए। न जाने किस अजियत के साथ उसके मुंह से ये अल्फाज निकले थे, मगर ये सब कहना बहुत जरूरी था। देखा था ना? बताइए। बरीरा इन सबको बारी बारी देखने लगी। सभी के सर झुक गए। किसी के पास भी बरीरा के सवाल का जवाब न था। असद खान की बर्दाश्त यहीं तक थी। वो गुस्से से कुर्सी को लात मारते हुए वहां से चले गए। आहिस्ता आहिस्ता सभी लोग वहां से उठकर जाने लगे। बस अब खाली टेबल पर अकेली बरीरा असद खान ही बैठी थी। आंखों में आंसू भी थे, मगर खुशी भी। वो मुस्कुराती हुई खामोशी के साथ खाना खा रही थी। सभी खवातीन और लड़कियां बाहर लॉन में चली गई थी। बरीरा इन सबको वहां मसरूफ देखकर साथ के पोर्शन में चली गई थी। सैम खान और मोईद सर झुकाए खड़े थे। बॉस गुस्से से इन दोनों को देख रहे थे। अपने सर ऊपर उठाओ,
اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وضاحت دو کہ تم لوگ اپنے پلان میں کیسے فیل ہو گئے۔ حالانکہ یہ خبر صرف ہمیں ہی معلوم تھی، تو پھر انہیں کیسے پتا چل گیا کہ ہم انہیں پکڑنے والے ہیں؟ باس کا حکم سن کر ان دونوں نے اپنا جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ سیم خان نے شرمندگی سے کہا، باس آئی ایم سوری، ہم نے اپنی پوری کوشش کی تھی کنگ کو پکڑنے اور اس کا پلان فلاپ کرنے میں، بٹ افسوس کے ساتھ کہ عین وقت کو ماننے جانے کیسے اس کنگ کو ہماری آمد کی اطلاع مل گئی کہ ہم وہاں آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ہمارا دماغ بھٹکانے کے لیے مال میں آگ لگا دی۔ اس طرح ہمارا دماغ ہٹ گیا اور بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہم انہیں پکڑ ہی لیتے اگر مال میں بھگدڑ نہ مچ جاتی اور فائرنگ سے کسی معصوم یا بے گناہ شہری کی جان نہ جا سکتی تھی۔ اس لیے ہم نے اس کام سے اجتناب کیا، مگر آپ بے فکر رہیں باس، جلد یا بدیر وہ گھٹیا شخص ہماری قید میں ہوگا۔ تم لوگ جانتے ہو کنگ نے جو میٹنگ رکھی تھی وہ بہت اہم تھی۔ وہ اس نے غیر ملکی مہمانوں کے ساتھ اربوں روپے کی ڈیکنگ کرنا تھی۔ تم لوگ اس گھٹیا انسان کو نہیں جانتے، ایک نمبر کا کمینہ آدمی ہے وہ، بہت بڑا مافیا ہے وہ، کروڑوں روپے کے ڈرگز وغیر قانونی طور پر درآمد کرتا ہے۔ اس نے اپنے کئی بندے ادھر ادھر پھیلا رکھے، خوبصورت لڑکیوں کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنساتے ہیں اور پھر انہیں اغوا کر کے کنگ کے پاس لے جاتے ہیں۔ اس نے اب تک کئی معصوم لڑکیوں کی عزت کے ساتھ کھیلا ہے، انہیں ہوس کا نشانہ بنا چکا ہے۔ کئی ایک کو نشانہ بنانے کے بعد وہ انہیں بیرون ملک سمگل بھی کر دیتا ہے۔ کئی لڑکیوں کو وہ اب تک مہنگے داموں میں بیرون ملک فروخت کر چکا ہے۔ وہ لوگ وہاں ان سے جسم فروشی کا کام کرواتے ہیں اور پیسے بناتے ہیں۔ وہاں ان بچیوں کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ آگے تم لوگ خود سمجھدار ہو، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس گھٹیا شخص نے کئی قتل کر رکھے ہیں، وہ کئی قتل میں ملوث رہا ہے، وہ یہ کاروبار پچھلے 30 سالوں سے کر رہا ہے، مگر وہ کبھی بھی کسی کے ہاتھ نہیں لگا۔ بہت ہی شاطر اور گھٹیا انسان ہے۔ اس نے اپنی شخصیت کو چھپا رکھا ہے، کئی روپ ہیں اس کے، اسی لیے لوگ اسے نہیں پہچان سکتے۔ باس کی اور بھی باس باس کی اور بھی کسی کا ہاتھ نہیں لگا، یا پھر کبھی کوئی کوشش ہی نہیں کی گئی اس مافیا کو پکڑنے کی؟ اس بار موعد نے پوچھا تھا۔ کوششیں تو کی ہوئی تھیں، وہ خود بھی بہت چلاک اور شاطر آدمی ہے، کچھ اس کی چلاکی نے کام کیا اور کچھ اپنوں کی غداری، بے وفائی اور دھوکہ دہی نے، مگر میں اس بار اسے چھوڑوں گا نہیں، اس کے اسے اس کے انجام تک پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ وہ میرے ملک کی بچیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کو برباد کر رہا ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ مجھے شان رضوی نے پیغام بھیجا ہے کہ انہوں نے فی الحال ڈیل کینسل کر دی ہے، مگر مکمل طور پر نہیں کی ہے، بہت ہی جلد وہ دوسری جگہ ڈیکنگ کرنے والے ہیں۔ معید اور سیم خان دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف باندھے ادب کے ساتھ کھڑے تھے۔ سر یہ کام ہماری وجہ سے بگڑا ہے اور ہم ہی اس غلطی کو سدھاریں گے، سیم نے پورا اعتمادی سے کہا۔ ہم بہت جلد کنگ کو پکڑیں گے اور اس کے تمام پلانز کو برباد کر دیں گے۔ باس یہ سن کر مسکرائے۔ مجھے تم پر یقین ہے۔ سیم خان بھی مسکرائی۔ تھینک یو سر۔ کچھ یاد آنے پر باس نے کہا، ویسے میں نے سنا ہے کہ جب مال میں آگ لگی تھی تو تم نے اپنی جان پر کھیل کر ایک بچی کی جان بچائی تھی، اس طرح سے تو تمہاری حقیقت بھی آشکار ہو سکتی تھی لوگوں پر، اور تم پھنس بھی سکتی تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ سیم خان نے معید کو آنکھیں دکھائیں۔ تم پیٹ کے بہت ہی ہلکے ہو معید افندی، یہ بھی باس کو بتا دیا؟ معید نے اپنے کندھے اچکائے۔ آپ اسے گھورنا بند کرو، مجھے دیکھو، اسے کیوں آنکھیں دکھا رہی ہو؟ باس نے کہا۔ سیم سیدھی کھڑی ہو گئی۔ یس باس، آئی ایم سوری بٹ بات ایک بچی کی جان کی تھی، اگر میں اسے چھوڑ کر چلی جاتی تو وہ مر بھی سکتی تھی۔ میں اسے کیسے چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ اگر میں ایسا کرتی تو شاید میں کبھی بھی خود کو معاف نہ کر پاتی۔ سیم خان نے سر جھکا لیا۔ یہ سن کر باس مسکرائے۔ میں جانتا ہوں کہ تم بے حس نہیں ہو، بٹ احتیاط لازمی ہے بیٹا، تم دشمن کی نظروں میں ہو، اس طرح تم کھل بھی سکتی تھی اور پھر وہ تمہیں کوئی نقصان بھی پہنچانے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہ کرتے۔ پردے کے پیچھے رہ کر ہی ہمیں اپنے کام کرنا ہوگا، اسی میں ہی ہم سب کا فائدہ ہے۔ سیم سر جھکا کر بولی، آئی ایم سوری سر، غلطی ہو گئی، آئندہ احتیاط کروں گی۔ بٹ آئی ایم پراؤڈ آف یو، تم نے اپنی جان پر کھیل کر ایک بچی کی جان بچائی۔ باس مسکرائے۔ میں نے تمہاری تربیت اسی لیے کی تھی کہ تم انسانیت کی خدمت کر سکو، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میری محنت رائے گاہ نہیں گئی۔ سیم خوش ہوئی۔ تبھی معید خود کو اگنور کیے جانے پر جھنجھلا کر کہنے لگا، اب ہمیں کیا کرنا ہے باس؟ باس معید کو غور سے دیکھتے ہوئے بولے، بھائی اب جب کہ تم دونوں نے کام بگاڑا ہے تو اس کی سزا بھی ملے گی۔ نہ کریں باس، معید نے پاؤں پٹک کر کہا۔ سیم خان اور بوائز ہنسنے لگے۔ بھائی سزا تو تم دونوں کو ملے گی ہی،
बॉस ने कहा। मोहित, तुम्हारी सजा ये है कि तुम आज पूरे घर में पोंछा लगाओगे और सैम, तुम चाय बनाओगी। जैसा आपका हुक्म सर। सैम खान मुस्कुराकर बोली। मोहित का तो मुंह ही खुल गया था इस नाइंसाफी पर। बॉस, ये गलत है और ये नाइंसाफी है। हम दोनों बॉस बराबर के कसूरवार हैं तो फिर सजा भी एक जैसे ही मिलनी चाहिए। फिर मेरी इतनी सख्त सजा क्यों? ये पोंछा लगाना तो सरासर औरतों वाले काम है। ये मुझसे नहीं होगा बॉस। सैम खान और बॉस मोहित की दहाइयों पर हंस पड़े। सैम खान ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये ट्रेनिंग दे दो, बाद में बहुत काम आएगी तुम्हारे। मोहित रोनी शक्ल बनाकर बोला, बॉस ये सरासर नाइंसाफी है मेरे साथ। मोहित की ढिठाई देखकर बॉस ने जरा गुस्से से कहा, जाते हो कि नहीं, वरना इससे भी ज्यादा सख्त सजा मिलेगी। अभी सिर्फ पोंछा लगाने का कहा है, इससे डबल सजा भी मिल सकती है, यानी कपड़े प्लस बर्तन धोना। अब आगे तुम्हारी मर्जी है, जितनी जिद करोगे उतनी ज्यादा सजा मिलेगी। अल्लाह पूछेगा आप लोगों को। मोहित पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। बॉस और सैम खान हंस पड़े। सैम किचन में चाय बनाने चली आई थी। सैम बॉस के लिए चाय बनाकर आई। थोड़ी देर बाद उन्होंने मोहित को देखा जो बाल्टी और पोंछा उठाए वहां आया था। अब दोनों को उसने खफकी से देखा। बार, वो बार बार और पोंछा लगाने लगा। मोहित को इस तरह काम करते देखकर बॉस अपनी हंसी को नहीं रोक पाए थे। वो दोनों ही हंस पड़े थे। मोहित इन दोनों को यूं हंसते हुए देखकर रोनी सी शक्ल बनाकर बोला, बॉस आप ना हर वक्त मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। वो बाल्टी और पोंछा उठाकर वहां से चला गया, मगर अपने पीछे उसने सैम खान और बॉस का कहकहा जरूर सुना था। किंग गुस्से से अपने दाएं हाथ समेत समझे जाने वाले टाइगर पर चिल्ला रहा था और वो हाथ बांधे सर झुकाए उसकी बातें सुन रहा था। तुम इस तरह की खतरनाक बेवकूफी किस तरह से कर सकते हो? मुझे तुमसे इस किस्म की बेवकूफी की हरगिज भी तवक्को ना थी। आज मेरी मौत यकीनी थी। अगर जो बरवक्त फैजी मुझे आका ना करता तो आज मुझ जैसे किंग की मौत एक लड़की के हाथों हो जाती। कितनी शर्म की बात होती ना। सॉरी बॉस, मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। और इन्हें कैसे हमारी मीटिंग की भनक पड़ गई, मैं नहीं जानता। हालांकि हमने ये सब बहुत खुफिया रखा हुआ था। न जाने कैसे इन्हें ये सब पता चल गया। तुम नहीं जानते इस अफसर को, मगर मैं जानता हूँ इस अफसर को बहुत अच्छे तरीके से। ये पहले भी मेरे पीछे पड़ा था और फिर मैंने इसकी बीवी को मरवा दिया, मगर फिर भी शायद इसकी अकल ठिकाने नहीं आई। मगर अब सबसे पहले इस छटांग भड़की लड़की को काबू करना होगा। इसकी वजह से पहले ही हमें इतना नुकसान हो गया है। मालूम तो करो जरा कि ये लड़की आखिर है कौन, कहाँ से आई है और इसके रिश्तेदारों में कौन कौन है। बॉस, इस ऑफिसर ने इस लड़की की मालूमात को बहुत खुफिया रखा हुआ है। यहाँ तक कि आज तक इसका चेहरा भी कोई नहीं देख पाया। हर वक्त मास्क से अपना चेहरा छुपाए रखती है। वो बहुत अक्लमंद और होशियार लड़की है। उस ऑफिसर ने उसे खास ट्रेनिंग दी हुई है। आप इसकी फैमिली की बात कर रहे हैं? आज तक तो इसके बारे में ही मैं भी नहीं जान पाया। वो बहुत खास है बॉस। जितनी भी खास क्यों ना हो, यहाँ किंग के सामने हर कोई ढेर हो जाता है। अब इस लड़की की बारी है। उसने किंग को ललकार कर अच्छा नहीं किया। तुम हमारे मुखबरों को इस लड़की के पीछे लगा दो। 2 दिन के अंदर अंदर या तो मुझे इस लड़की की मालूमात चाहिए या फिर वो लड़की जिंदा या फिर मुर्दा। आई समझ? जी बॉस, टाइगर ने सर झुकाकर कहा। गुड। जाओ अब यहाँ से। यस बॉस। टाइगर वहां से चला गया और किंग गहरी सोच में पड़ गया। आज विश्वा का वमाइयों था। सभी खावातीनों हजरात तैयारियों में लगे हुए थे। साद और इसकी फैमिली भी दूसरे पोर्शन में चली आई। होला ने बरीरा से कहा कि वो भी उनके साथ चले, मगर बरीरा ने इनकार कर दिया। होला के फोर्स करने पर बरीरा ने सिर्फ इतना कहा कि वो आ जाएगी जब उसका दिल चाहेगा। बरीरा छत पर खड़ी ठंडी ठंडी हवा से लुत्फानंदोज हो रही थी और साथ में वो दूसरे पोर्शन के सहन में भी ताका झाकी कर रही थी। लॉन में ही सनी उमर अली खड़े लॉन को सजा रहे थे और जावियार इनके काम की निगरानी कर रहा था। बरीरा इनको ही देख रही थी तभी उसे मेहदी की कॉल आ गई। मेहदी का नंबर देखकर बरीरा मुस्कुराई। हाँ मेहदी, कैसे हो तुम? क्या यार, मुझ पर डैड का अजाब आया हुआ है। जब से तुम गई हो ना, डैड अपने काम का सारा गुस्सा ही मुझ पर गरीब पर निकाल रहे हैं। क्या बताऊं मैं यार तुम्हें अब। मुझ गरीब के दुखों की दास्तान सुनोगी तो तुम भी रो पड़ोगी। मेहदी अपने ना नजर आने वाले आंसू साफ करते हुए बोला। बरीरा हंस पड़ी। बड़े ही कोई ड्रामेबाज हो तुम। तुम्हें तो फिल्मों में काम करना चाहिए था। तुम हंस रही हो बरी? कैसी दोस्त हो तुम? तुम्हें मेरा जरा बराबर भी ख्याल नहीं है। तुम्ही ने तो मुझे अपने हाथों से अपने घर से रुखसत किया था। अब भुगतोगी? क्या यार, नेकी कर दरिया में डाल। तुम ना वहां जाकर बहुत सेल्फिश हो गई हो। भला ऐसा भी कोई करता है क्या?
अपने कज़िन्स को देखकर तो मुझे ही भूल गई हो। हर बार ही मैं कॉल करके तुमसे तुम्हारी खैरियत पूछता हूँ। तुम तो कॉल करने की भी ज़हमत गवारा नहीं करती। बस, बस, बस इतना काफ़ी है मेरी साहब। बाकी के ताने सँभाल कर रखो, आगे काम आएँगे। अच्छा ये बताओ, मामू जान कैसे हैं? इन्हें क्या होना है? मेरे लिए तो वो जल्लाद बनकर बैठे हुए हैं। जब भी तुम्हारा ज़िक्र करता हूँ तो कैसे मुँह में घी शक्कर आ गया हो और मुझे ऐसे देखते हैं कि जैसे मैं कैसे अभी मुझे कच्चा निगल जाएँगे। मैं भी अपने दिल की भड़ास निकाल रहा था। इसकी दहाइयाँ सुनकर बरीरा हँसते हुए कहने लगी, जलने की बू आ रही है मुझे। ये सुनकर मैथी भी मुस्कुराया था। अच्छा ये बताओ, क्या तुम भी शादी पर जा रही हो? हाँ, जाना तो पड़ेगा ही। सास चाचू ने मुझसे कहा था कि मैं शादी पर ज़रूर आऊँ और मैं सास चाचू की कोई बात टाल नहीं सकती। वाह भई वाह! बड़ी फरमाबरदारियाँ की जा रही हैं। सब खैरियत है ना? बरीरा मुस्कुराई। इनके लिए तो मेरी जान भी हाज़िर है। अच्छा जी, तो फिर किस खुशी में तुम अपनी जान कुर्बान करने लगी? मैडी ने पूछा। तुम्हें मैंने बताया था ना कि सास चाचू की 2 बहनें हैं। हाँ, हाँ, याद है मुझे। तुमने मुझे बताया था। फिर क्या कर दिया इन बिलबतोड़ियों ने? आह! मत पूछो तुम मैडी, इन दोनों औरतों ने तो मेरे नाक पर दम करके रखा हुआ है। और ख़ासकर वो मामा के किरदार के खिलाफ जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करती हैं, वो तुम्हें मैं बता भी नहीं सकती। वैसे क्या कहा है इन दोनों ने? तुम बताओ तो सही। बरीना ने मैडी को पूरी बात बता दी थी। बस इसी वज़ह से मैं इनसे दूर रहती हूँ। वो जब भी बोलती हैं, बहुत बुरा और गलत ही बोलती हैं। इन बिलबतोड़ियों की इतनी मजाल कि मेरी खाला के बारे में ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें। कसम से बरी मुझे तो गुस्सा आ रहा है, वो भी शदीद किस्म वाला। मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं अभी उड़कर वहां आ जाऊं और इन बिलबतोड़ियों की ठीक ठाक मुरम्मत कर दूं। ठीक है फिर डन है, और तुम रात को मामू के साथ आ रहे हो? बरीना हंसी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया बरी? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और तुम आ रहे हो रात को, समझे तुम? किस खुशी में और किस रिश्ते से हम पर आई शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनकर आए? बरीरा हंसते हुए बोली, तो तुम मेरी दीवाना बनकर आ जाओ, अगर तुम्हें अब्दुल्ला दीवाना बनने पर एतराज है तो। वैसे भी मैं इधर अकेली होंगी, ऐसे में मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। मगर यार हम वहां अपना तारुफ किस तरह करवाएंगे? तुम इसकी बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। बट डैड नहीं मानेंगे बरी। तुम इनकी फिक्र ही ना करो, मैं इन्हें मना लूंगी। अब तुम फोन रखो, मैं जरा दूसरी तरफ तो चक्कर लगाऊं। सुबह से कोई तमाशा नहीं देखा। अब मेरे हाथों और मुंह में खुजली हो रही है। यानी कि तुम वहां पे जाके आग लगाने से बाज नहीं आओगी बरी? हाँ, बिल्कुल यही बात है। दोनों एक साथ हंस पड़े। जावियार की अचानक निगाह ऊपर को उठी जहां पर बरीरा खड़ी मोबाइल फोन पर कान से लगाए हंस रही थी। जब देखो फोन पर लगी रहती है निकम्मी लड़की। जावियार बड़बड़ाया और वहां से हट गया। बरीरा सीधी दूसरी पोर्शन में चली आई। हाल में ही सब जमा थे। मर्द हजरात सोफों पर बैठे गपशप लगा रहे थे। खवातीनों लड़कियां नीचे कालीन पर बैठी थी। बरीरा ने एक नजर इन सबको देखा जो उसे ही देख रही थी। खवातीनों लड़कियां विस्मा के लाए हुए कपड़े और जेवरात देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम खवातीनों हजरात, बरीरा ने बुलंद आवाज में कहा। बरीरा के साथ सोफे पर बैठ गई। वालेकुम सलाम। सलाम का जवाब सिर्फ शहरयार साद चाचू, अहद आलिया, खंसा वगैरह ने ही दिया था। बाकी सब खामोश ही रहे थे। बरीरा के आने से सलमा और हलीमा की चलती जबानें खामोश हो गई थी। बाकी लोगों का भी मूड ऑफ हो गया था, जो बरीरा को नापसंद करते थे। बरीरा को इनकी खामोशी एक आंख ना पाई थी। वो इनकी खामोशी पर चोट करते हुए कहने लगी, ये मेरे यहाँ आने से अचानक मौत की सी खामोशी क्यों छा गई है? ये सुनकर हलीमा जल्दी से बोली, जब भी बोलना कफन फाड़ कर ही बोलना। हलीमा की बात पर सभी हल्के से मुस्कुराए थे। तभी जावियार के साथ सनी अली और उमर भी आ गए। आलिया उठकर इनके लिए जूस लाने किचन में चली गई थी। वो चारे भी वहीं पर ही बैठ गए। काम मुकम्मल हो गया? साद ने पूछा। जी चाचू, जावियार मुस्कुराकर बोला। तभी आलिया जूस लेकर वहां आ गई और बारी बारी इन सबको जूस का ग्लास पकड़ाने लगी। आहत गौर से जूस पीते हुए जावियार को देखने लगे। आहत का यूं उसे गौर से देखने पर जावियार ने मुस्कुरा दिया। बाबा मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूं कि माशाल्लाह से मेरे बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। आज को हमारे साथ कामों में हाथ बटा रहे हैं। जावियार मुस्कुरा दिया। हलीमा ने वहीं से लुकमा दिया। भाईजान सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि हमारे बच्चे बड़े ही शरीफ और बड़े तमीजदार भी हैं। इब्राहिम खान फौरन से बोले, हाँ, और इसमें कोई शक भी नहीं है। मुझे अपने तमाम बच्चों पर फख्र है। इब्राहिम खान सीना तान कर बोले। सलमा ने वहीं से हाँक लगाई। क्यों फख्र नहीं होगा बाबा जान? ये हमारी तरबियत का ही तो असर है। हमने तरबियत ही ऐसी की है अपने बच्चों की, जो उन्हें सबसे मुनफरिद और जुदा दिखाती है।
हमारे बच्चे हैं ही फ़ख्र किए जाने के लायक। बरीरा मुट्ठी बंद करके उसे अपने ठोड़ी पर रखी खामोश सी इन सब का ड्रामा देख रही थी। वो जानती थी कि ये सब उसे ही दरअसल सुनाया जा रहा है। इसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट दौड़ गई। हम्म, ये तमीज़दार बच्चे और गैरतमंद घराना। बरीरा ने जब इस इज्जतदार घराने की इज्जत की, इस बारीक सी चादर को खींचा ना, तो फिर हमाम में ये सारे नंगे ही होंगे। बड़े आए इज्जतदार। हम्म, तभी खोला ने उसे अपने पास बुलाया। इधर आओ बरीरा, देखो जरा इस लहंगे को। कितना प्यारा और खूबसूरत है। ये तुम पर जचेगा। तुम इसे आज रात माइयों में पहन लेना। ये तुम पर सूट करेगा। ये देखो मैंने तुम्हारे लिए ज्वेलरी भी पसंद की है। देखो कितने प्यारे हैं ये सब। तुमने तो अपने लिए बस 2-3 सादा से सूट खरीद कर टरखा दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि मामा ने वो तुम्हारे कपड़े देख लिए थे और आज उन्होंने तुम्हारे लिए ये सब जाकर खरीद दिया। क्यों कहा तुमने ऐसा? अगर मामा ना कहती तो फिर? आई एम सॉरी, वो दरअसल मुझे कपड़े खरीदने का कोई आइडिया नहीं था, बस इसलिए। मेरे तमाम ड्रेसेस यानी ईद या फिर किसी फंक्शन वगैरह के लिए या तो मम्मा खरीद कर लाती थी या फिर मैडी लेकर आता था। और वैसे भी मुझे कोई आइडिया नहीं इन सब चीज़ों का, क्योंकि मैं कभी ऐसे फंक्शंस में गई ही नहीं, तो बस। मैडी के नाम पर सबके कान खड़े हो गए थे कि ये मैडी कौन है, मगर किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि वो बरीरा से पूछते कि ये मैडी साहब कौन है। मगर इसके इस देता दलेरी पर सभी अश अश कर उठे थे। बरीरा ने इतना हैवी लहंगा देखते हुए कहा था, ये तो बहुत ही हैवी है, मैं इसे नहीं पहन सकती। और चुना मैंने ऐसा ड्रेस कभी और चंदा मैंने ऐसा ड्रेस कभी नहीं पहना, मुझे ये पहनना नहीं आएगा। खौला ने कहा, तुम फिक्र ही ना करो, मैं तुम्हें सिखा दूंगी सब कुछ। यार खौला, इसकी क्या जरूरत थी, मैं कोई सादा सा सूट पहन लेती। मुझे ये सब नहीं पसंद। कोई भी जरूरत नहीं है। अपनी बातें अपने पास ही रखो, तुम समझी? तुम्हें ये पहनना ही होगा। बरीरा की जिद के आगे खौला की जिद के आगे बरीरा खामोश हो गई थी। बरीरा के पीछे ही साद और जावियर एक साथ बैठे इस आग और किंग वाले वाकये के बारे में बात कर रहे थे। बरीरा को इनकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जावियर साद को सब कुछ बता रहा था। कोई और तो इनकी तरफ मतवज्जो ना था, अलबत्ता बरीरा पूरी तरह से इनकी ही तरफ मतवज्जो थी। आपको पता है चाचू, माल को आग लगाने में बदनाम जमाना किंग ही मुलविस था। हाँ, मुझे भी खबर मिली थी कि किंग एक बार फिर से अपनी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। जी चाचू, मुझे भी एक रिपोर्ट मिली है। आखिर इस खतरनाक आदमी को पकड़ा क्यों नहीं जाता? बेटा, तुम नहीं जानते इस खबीस आदमी को। वो बहुत बड़ा माफिया है। इसके खिलाफ माजी में कितनी ही एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मैंने कई कार्रवाइयां भी की हैं, मगर हर बार ही वो अपना दामन साफ तौर पर बचाकर भाग गया है। वो कहाँ रहता है, कौन है, ये अब तक कोई भी नहीं जान सका है। वो बहुत ही शातिर और चालाक आदमी है। उसने अपनी पहचान छुपा रखी है। खैर, वैसे ये लड़की वाला क्या मामला है? सुना है कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर एक बच्ची की जान बचाई थी। ज़ावियार की आंखों के सामने उस दिन नीली आंखों वाली लड़की सैम खान की तस्वीर घूम गई, जिस पर वो बेख्तियार ही मुस्कुराया। जी चाचू, मेरे ख्याल से वो अपने साथियों के साथ खास मिशन पर थी। चाचू, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं इस खास मिशन पर लग जाऊं। मैंने किंग के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है और मेरा दिल चाहता है कि मैं इस बुरे आदमी को खुद अपने हाथों से ही अंजाम को पहुंचाऊं। साद मुस्कुरा दिया। तुम अपने मिशन पर तवज्जो दो। ये तुम्हारा मिशन नहीं है। मुझे यकीन है कि ये काम कोई और बखूबी सर अंजाम देगा। तुम परेशान ना हो इस बारे में। जी चाचू, जावेयार ने कहा। बरीरा के होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वाह सैम खान, तुम तो इधर बड़ी पॉपुलर हो गई हो। जावेयार अहद इब्राहिम खान जैसा सड़ियल बंदा तुम्हें इस तरह इज्जत के साथ पुकार रहा है। वाह भाई। बरीरा मुस्कुराई। तभी इब्राहिम खान वहां आए और इन सब से बोले कि वो सब लोग उठें और जल्दी से तैयार हो जाए। मेहमान आने वाले हैं, इनका इस्तकबाल भी तो करना है। सभी लोग वहां से उठ गए थे। पूरा घर बरकी कुमकुमों से जगमगा रहा था। सभी तैयार थे। सब बड़े मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। लड़कियां भी तैयार श्यार सी इधर उधर आ जा रही थी। हौला भी तैयार हो गई थी और अब वो बरीरा को देखने इसके कमरे में आई तो उसने देखा बरीरा अभी तक तैयार नहीं हुई। यार, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? वहां सारे मेहमान आ चुके हैं। बरीरा ने वही लहंगा पहना हुआ था, मगर वो इस लहंगे से बार बार उलझ रही थी। उसे ये हैवी ड्रेस बिल्कुल भी पसंद ना थे। खोला उसे इस लहंगे में देखकर कहा, अरे वाह माशाल्लाह, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो इस लहंगे में। मेकअप क्यों नहीं किया? नहीं, मुझे ये पसंद नहीं। अच्छा ना, बालों को तो कोई स्टाइल दे दो। क्या इस तरह उलझे हुए बालों के साथ बाहर जाओगी? इधर आओ मेरे पास। खोला अब खुद ही इसके बालों का हेयर स्टाइल बना रही थी। अब हाँ, अब तुम बहुत अच्छी लग रही हो। अगर मेकअप किया होता तो और ज्यादा प्यारी लगती तुम। नहीं, मुझे मेकअप की दुकान नहीं बनना, मैं इस तरह परफेक्ट हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम्हें इसकी जरूरत भी नहीं है। आओ चलो चलते हैं।
दोनों ही मुस्कुराए। खुला बरीरा का हाथ पकड़े कमरे से बाहर निकल आई थी। पूरी हवेली ही मेहमानों से भरी हुई थी। खोला को आलिया ने किसी काम के लिए बुलाया तो वो वहां चली गई। अब बरीरा अकेली खड़ी इधर उधर देख रही थी। तभी से दूर से ही मैडी ने हाथ हिलाकर अपनी तरफ मुतवज्जो किया। हाँ, ये तो मैडी है। बरीरा को तो यकीन ही ना आया था। वो भाग कर वहां आई। मैडी, ये तुम हो? बरीरा इससे लिपट गई, ये बिना देखा कि वो कितने ही लोगों की निगाहों का मरकज बनी है। साव्यार की चुपती हुई निगाहें पर इसी पर जमी थी। बरीरा मैडी से अलग हुई। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तुम हो। तुम तो सच में आ गए। हाँ तो क्या करता, तुमने ही तो कहा था मैं जरूर आऊं। और देख लो, मैं आ गया। मैडी। बरीरा बरीरा एक बार फिर से मैडी से लिपट लिपट गई थी। और मोहतरमा, जरा ध्यान से, जरा इर्द गिर्द नजरें भी दौड़ा लो। लोग हमें मशकूक निगाहों से देख रहे हैं। वो इसे गलत निगाह से देख रहे हैं। बरीरा इससे अलग हुई। देख लो, सिर्फ मैं ही नहीं आया बल्कि डैड भी आए हैं। कहाँ हैं? बरीरा ने पीछे देखा। अफंदी साहब साद अहद और जावियार के साथ खुशगवार मूड में बातें कर रहे थे। मामू जान, आप आ गए। बरीरा वहां भाग कर आई और अफंदी साहब से लिपट गई। अफंदी साहब मुस्कुरा दिए। अलबत्ता साद, असद, जावियार और अहद हैरान हुए थे कि अफंदी साहब बरीरा का मामू है। मामू, आप भी आ गए ना? हाँ भाई, देख लो, हमारी बेटे ने आने की फरमाइश की तो हम भला कैसे आपकी बात को ही टाल सकते हैं। थैंक यू सो मच मामू जान। बरीरा की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो मैडी का हाथ पकड़कर एक साइड पर ले गई। ये क्या सीन है? देख लो, इसे कहते हैं किस्मत का खेल। क्या मतलब? ये कि बरीरा बेबी, तुम्हारे चहीते साथ चाचू और मेरे जल्लाद डैड एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हाँ, सच में? बरीरा हैरान हुई। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ही डैड को इनवाइट किया था, इसलिए अब हम यहाँ हैं। ओह, ये तो बहुत ही जबरदस्त हो गया यार। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि किस्मत यूं भी मेहरबान होती है। हाँ, और अब हमारा यहाँ आना जाना लगा रहेगा, मैडी ने कहा। तभी खोला अपना भारी भरकम लहंगा थामे वहां चलिए। बरीरा, तुम इधर खड़ी हो, उधर मामा तुम्हें ढूंढ रही हैं। आओ, चलो जल्दी मेरे साथ। हाँ तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। खोला वहां से चली गई। मैडी की निगाहों ने दूर तक इसका पीछा किया था। ये प्यारी लड़की कौन थी? खबरदार जो इस पर गंदी नजर डाले भी तो। ये सास चाचू की प्यारी बेटी और मेरी प्यारी और चहेती कजन प्लस बहन है। तुम इसके हरगिज भी लायक नहीं हो। ये तो अब वक्त ही बताएगा, मैडी मुस्कुराते हुए बोला। तभी दो आदमी सुटट बुटट से वहां आए। मैडी ने पूछा तो बरीरा ने कहा, ये लोग कौन है? मुझे क्या पता, मैं खुद इन्हें पहली बार देख रही हूँ। मुझे कौन सा इल्हाम होगा कि ये लोग कौन है। चलो, चलकर देखते हैं। अहद अफंदी साहब से इन दोनों का तारुफ करवा रहे थे। एक हलीमा का शोहर हशमत खान था और दूसरा सलमा सलमा का शोहर वहीद खान था। अफंदी साहब ने इनसे मुसाफा किया। आप दोनों में से किसकी बेटी की शादी हो रही है? जी, मेरी बेटी की। वहीद खान ने मुस्कुराकर कहा। ओह माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक करे। आमीन। तभी वो दोनों भी वहां चले आए। वहीद खान और हशमत खान इन दोनों को देखने लगे। मेहदी ने खुद ही इन दोनों से मुसाफा करने में पहल की थी। अफंदी साहब ने कहा, ये मेरा बेटा है मेहदी। हशमत खान ने सर हाँ में हिलाया। इसकी निगाहें सामने खड़ी बरीरा पे जमी थी। वह इसका सरतफा जायजा लेते हुए बोले, और ये कौन है? क्या मरियम की बेटी है? बरीरा, उसे अफंदी साहब ने ही पाला है। ओह अच्छा, तो ये मरियम की बेटी है। बरीरा ने जल्दी से सलाम किया था, जिसका जवाब इन दोनों ने मुस्कुरा कर दिया था। हशमत खान बरीरा को देखते हुए बोले, एक्चुअली मैंने उसे कभी देखा नहीं था तो इसलिए इसे नहीं पहचान सका। वैसे माशाल्लाह से बहुत प्यारी बेटी है असद की। न चाहते हुए भी असद खान को मुस्कुराना पड़ा। उसे इस तरह मसनूई मुस्कुराहट से भी तकलीफ हो रही थी। बातें करते वक्त भी हशमत खान की निगाहें बरीरा पर ही जमी हुई थी। आज वो सबसे ही बहुत अलग और मुनफरिद, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। हशमत खान की निगाहें बरीरा पर जमी थी, जिसका अंदाजा बरीरा को अच्छी तरह से हो गया था। वो मेडी को लेकर वहां से ताहिरा के पास चली आई थी, मगर हशमत खान की निगाहों ने इसका दूर तक पीछा किया था। बरीरा ने खोला और ताहिरा से मेडी का तारुफ करवाया। वो दोनों मेडी से बहुत अच्छे तरीके से पेश आई थी। सनी और अली वहां आए तो बरीरा ने इनसे भी मेडी का तारुफ करवाया। वो तीनों बातें करने लगे। बाकियों से मेडी का तारुफ करवाना बरीरा ने जरूरी न समझा। मेडी सनी और अली के साथ बातें कर रहे थे, मगर इसका सारा ध्यान बरीरा और खौला की तरफ था। विश्मा पीले रंग के सूट में मलबूस, फूलों का ही जेवर पहने, फूलों से लदे हुए झूले पर बैठी मुस्कुरा रही थी। इसके पास ही हलीमा, सलमा, फातिमा, बीजान, ताहिरा और आलिया बैठी थी। बहुत सी मेहमान खवातीन भी वहां पर मौजूद थी।
حلیمہ اپنی بیٹی شرمین کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر رہی تھی۔